अब नेक्स्ट देखिए, एक क्लैरिफिकेशन इन्होंने जारी किया सीबीआईसी ने कि देखिए जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, इशू किसके रिलेशन में है? जो मोटर व्हीकल्स है। इशू किस रिलेशन में है? जो मोटर व्हीकल्स है। इसका सपोज कीजिए इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया, इंश्योरेंस कंपनी ने इस मोटर व्हीकल का क्या किया हुआ है? इंश्योरेंस किया हुआ है। अब दो तरह की पॉलिसीज हैं, एक तो कैशलेस है। कैशलेस में तो क्या होता है, जैसे कोई गाड़ी खराब हो गई, इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, जो गराज ओनर्स हैं उनको क्या है, ये अमाउंट डायरेक्टली पे करेगी। एक होता है रीएम्बर्समेंट्स। रीएम्बर्समेंट मोड में क्या हो रहा है? रीएम्बर्समेंट मोड के अंदर, रीएम्बर्समेंट मोड के अंदर यहाँ पे बेसिकली इंश्योरेंस जो कंपनी है वो क्या कर रही है, इस गैराज के साथ टाई अप नहीं है। तो गैराज ओनर्स क्या करते हैं, ये इतना क्रेडिट अलाउ नहीं कर रहे। ये पैसा किससे ले लेंगे? इंश्योर्ड से ले लेंगे जिसकी गाड़ी खराब हुई, ठीक है। और फिर इंश्योरेंस कंपनी इसको क्या करेगी, जो क्लेम है, क्लेम का क्या कर देगी, रीएम्बर्समेंट कर देगी। अब बात ये आ रही थी कि क्या इस केस के अंदर वेदर इंश्योरेंस कंपनी को कैन बी रिगार्डेड एज रेसिपिएंट, क्या इंश्योरेंस कंपनी इस केस में रेसिपिएंट है क्या? और ये रीएम्बर्समेंट मोड में, रीएम्बर्समेंट मोड में वेदर इंश्योरेंस कंपनी इज एंटाइटल्ड टू आईटीसी। तो देखिए इसी संदर्भ में ये क्लैरिफिकेशन इन्होंने दिया है। तो आईटीसी मिलेगा, चिंता मत करें, पर जितना रीएम्बर्समेंट किया उतना ही मिलेगा। जैसे बिल तो गैराज वाले ने से 1,80,000 का ठोक दिया, परंतु इंश्योरेंस कंपनी ने 1 लाख के हिसाब से ही रीएम्बर्समेंट किया है। तो जितने एक्सटेंड तक का रीएम्बर्समेंट किया है उतने एक्सटेंड तक का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या हो जाएगा, एडमिसिबल हो जाएगा। तो देखिए, द इंश्योरेंस कंपनीज which are engaged in providing, insurance companies which are engaged in providing general insurance services in respect of insurance of motor vehicle, general insurance services in respect of insurance of motor vehicle, insure the cost of repairs या damages of motor vehicle incurred by policy holder and settle the claims in two modes, एक तो कैशलेस है और दूसरा है रीएम्बर्समेंट्स। एक तो कैशलेस है और दूसरा है रीएम्बर्समेंट। वेदर आईटीसी इज अवेलेबल, वेदर आईटीसी इज अवेलेबल टू इंश्योरेंस कंपनीज इन रिस्पेक्ट ऑफ रिपेयर एक्सपेंसेस reimbursed by insurance company in case of reimbursements मोड ऑफ क्लेम सेटलमेंट। तो क्या इंश्योरेंस कंपनी को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा क्या, जो रिपेयर एक्सपेंसेस क्या किए गए हैं उसके द्वारा रीएम्बर्स किए गए हैं? किसको रीएम्बर्स किए गए हैं? जो गैराज ओनर्स हैं उनको रीएम्बर्स किए गए हैं इन केस ऑफ रीएम्बर्समेंट मोड ऑफ क्लेम सेटलमेंट। तो बात यहां आती है, देखिए, अंडर रीएम्बर्समेंट मोड ऑफ क्लेम सेटलमेंट, अंडर रीएम्बर्समेंट मोड ऑफ क्लेम सेटलमेंट द इंश्योर्ड अवेल्स रिपेयर सर्विसेज फ्रॉम नॉन नेटवर्क गैराजेस। नहीं तो कैशलेस हो जाता, अगर उनके नेटवर्क गैराजेस होते तो कैशलेस हो जाता, पर यहां तो नॉन नेटवर्क गैराजेस विद विच द इंश्योरेंस कंपनी डू नॉट हैव रूटीन बिजनेस रिलेशनशिप्स। यहां पे इंश्योरेंस कंपनी के इनके साथ रूटीन बिजनेस रिलेशनशिप्स नहीं है। द सैड गैराजेस issue invoice, the said garages issue invoice
in the name of insurance company while not extending credit facility for repairs cost. Accordingly, the policyholder या इंश्योर्ड मेक्स पेमेंट ऑफ सच रिपेयर सर्विस, पॉलिसी होल्डर या इंश्योर्ड क्या करता है, पेमेंट करता है रिपेयर सर्विसेज का, और रिएम्बर्समेंट फिर इंश्योरेंस कंपनी उसको कर देती है, एंड सब्सिक्वेंटली द इंश्योरेंस कंपनी रीएम्बर्सेस द अप्रूव्ड क्लेम कॉस्ट टू द इंश्योर्ड. सीधी सी बात हो जाता है, गाड़ी ठीक कराता है, बिल रेस होता है इंश्योरेंस कंपनी के नाम पर, पेमेंट कौन करता है, ये इंश्योर्ड करता है, और फिर बाद में उसके बैंक में पैसा आ जाता है. तो देखिए सेक्शन 17(5) of the CGST Act. Section 17(5) of the CGST Act provides that ITC in respect of services of repair of motor vehicles shall be available where received by a taxable person engaged in supply of general insurance services in respect of motor vehicles insured by him. कहने का मतलब क्या है, ITC अवेलेबल रहेगा in respect of services of repairs of motor vehicle shall be available basically where received by a taxable person engaged in supply of general insurance services in respect of motor vehicles insured by him. Section 16 of the CGST Act. Section 16 of the CGST Act provides that every registered person shall, subject to conditions and restrictions as may be prescribed. Every registered person shall, subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, and in the manner specified in section 49 of the said Act, and in the manner provided in 49 of the said Act, be entitled to take the input tax credit. They will be entitled to take the credit of the input tax charged on any supply of goods or services or both to him, which are used या intended to be used in course or furtherance of business. ये अपन ने पढ़ा था सेक्शन 16 में, and the said amount which shall be credited to the electronic credit ledger of such person. अब रेसिपिएंट कौन हो गया, रेसिपिएंट कौन हो गया, the person who is liable to pay the consideration. अब यहां पे वैसे तो कौन लायबल है, इंश्योरेंस कंपनी लायबल टू पे द रिपेयर सर्विस कॉस्ट, किसको, टू गैराज, तो बेस गैराज ओनर्स. तो बेसिकली कौन हो गया, जो रेसिपिएंट कौन हो गया इस केस में, इंश्योरेंस कंपनी हो गई. भले ही से इंश्योरेंस जो ये रिपेयर कॉस्ट है पहले किसने दी हो, जो इंश्योर्ड है उसने दी हो. फर्दर सेक्शन 293 ऑफ द CGST एक्ट डिफाइंस रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ एज द पर्सन who is liable to pay the consideration where consideration is payable for the said supply of goods or service or both, where consideration is paid for the said supply of say goods or service or both. Moreover, as per section 2 clause 31 of the act, consideration includes any payment made. Consideration basically includes any payment made or to be made in relation to supply of goods or service or both, whether by the recipient or by any other person. तो देखिए कंसिडरेशन क्या हो गया, चाहे वो रेसिपिएंट पे करे चाहे कोई और पर्सन पे करे, जो भी पेमेंट किया जा रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस. तो इन रीएम्बर्समेंट मोड ऑफ क्लेम सेटलमेंट, the payment is made by the insurance company. Payment is made by insurance company for approved cost of repairs through reimbursement to the insured. Payment is made by insurance company for the approved cost of repair services through reimbursement to the insured. Further, irrespective of the fact that payment of repair service to garage is first made by insured
which is then reimbursed by the insurance company to the insured to the extent of the approved claim cost. The liability to pay for the service, for repair service, for approved claim cost lies with the insurance company. For approved claim cost lies with the insurance company. And thus, the insurance company is covered in the definition of recipient. Liability किसकी है? Insurance company की है. The insurance company is covered in the definition of recipient in respect of the said supply of services of vehicle repair provided by the garage under section 2 clause 93 of the CGST Act to the extent approved repair facility liability. Moreover, availment of credit in respect of input tax paid on motor vehicle repair service is received by insurance company for outward supply of insurance services for such motor vehicle. ये barred भी नहीं है section 17(5) में. Same is not blocked basically. तो accordingly ITC उनको मिल जाएगा. किसको मिल जाएगा? Insurance companies will be entitled to avail ITC. Accordingly, it is clarified that ITC is available to insurance company in respect of motor vehicle repair expenses incurred by them in case of reimbursement mode of claim settlement. In case of reimbursement mode of claim settlement. ठीक है. दूसरा क्या है? Where the invoice raised by garage also includes an amount in excess of the approved claim cost, the insurance company only reimburses the approved claim cost to the garage after considering standard deductions, that is compulsory deductibles to be borne by insured, depreciation, improvement outside the coverage, value of salvage of damaged parts of motor vehicles, etc. The remaining amount is paid by the insured to the garage. तो उन्होंने क्लेम किया, सपोज कीजिए 2 लाख रुपए का, और उस पर GST चार्ज कर लिया गया 36,000 रुपये फॉर एग्जाम्पल एट रेट ऑफ 18%. यहाँ डिडक्शंस कर दिए, इन्होंने बोला ये अलाउ नहीं होगा, और इन्होंने अलाउ कितना किया क्लेम? 180 और उस पर 18% GST, यानी 20,000 अलाउ नहीं किया, 3600 उस पर GST अलाउ नहीं किया. तो इनको जब ये आ जाएगा आपके 33,000 और 400 या 32,400, तो ये 32,400 का ही क्या उस केस के अंदर क्या हो जाएगा? क्या मिलेगा? क्रेडिट मिल पाएगा. ठीक है. ठीक है. तो देखिए, इन केसेस वेयर गैराज इश्यूज 2 सेपरेट इनवॉइसेस, यही तो बात ही बदल दी. अगर 2 सेपरेट इनवॉइसेस है in respect of repair service, one to the insurance company, एक तो इंश्योरेंस कंपनी को in respect of approved claim cost, and second to the customer for the amount of repair service in excess of the approved claim cost. ITC may be available to the insurance company on said supplies, said invoice issued to insurance company, subject to reimbursement of the said amount by insurance company to the customer. Subject to say reimbursement of the said amount by insurance company to the customer. ठीक है. तो जब अलग अलग इनवॉइसेस जारी कर दी गई तब तो सोचने का कोई विषय ही नहीं है. However, if the invoice for full amount of repair service, is issued to the insurance company, ठीक है, while insurance company makes reimbursement to the insured only for approved claim cost, then ITC may be available to insurance company only to the extent of reimbursement of the approved claim cost to insured and not of the full invoice value. ठीक है. उस एक्सटेंट तक का ITC क्या मिल जाएगा जिस एक्सटेंट तक का इन्होंने इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव किया है. Then whether ITC is available to insurer where the invoice for repair
of vehicle is not in the name of insurance company. In such case, condition 16 to AA of section CGS of the CGST Act is not satisfied, and accordingly input tax credit will not be available to the insurance company in respect of such invoice. ठीक है, तो कुल मिला के बात ये हो गई, ये जो अपन ने देखा, तो इनवॉइस इनके नाम में नहीं है तो हाउ आईटीसी कैन बी क्लेम्ड. इनवॉइस अगर इंश्योरेंस कंपनी के नाम में नहीं है तो आईटीसी उस केस में नहीं लिया जा सकता है. नेक्स्ट इज व्हाट क्लैरिफिकेशन. देखिए दूसरा जो क्लैरिफिकेशन जारी किया है इन्होंने, वो जारी किया है किसके रिलेशन में, जो ऑप्टिकल केबल फाइबर डलता है ना, ऑप्टिकल केबल फाइबर, उसके लिए जो डक्ट्स और मैनहोल्स वो यूज करते हैं, तो क्या उनके रिलेशन में इनपुट टैक्स क्रेडिट एडमिसिबल होगा या नहीं होगा. क्योंकि अपन ने देखा भाई टेली कम्युनिकेशन टावर है, लैंड है, बिल्डिंग है, उसमें नहीं मिलता है आपको. तो सर्कुलर में ये क्लैरिफाई किया गया है कि जो ऑप्टिकल केबल फाइबर जो होती है उसके लिए जो डक्ट्स और मैनहोल्स यूज किए जाते हैं इन नेटवर्क ऑफ ऑप्टिकल केबल फाइबर, वो बेसिकली क्या है, एक्सक्लूजनरी लिस्ट में नहीं आ रहे हैं. वो एक्सक्लूजनरी लिस्ट में नहीं आ रहे हैं, ब्लॉक क्रेडिट की लिस्ट में नहीं आ रहे हैं. अतः आपको उसका क्या मिल जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट विल बी एडमिसिबल. तो देखिए क्या कह रहे हैं ये, वेदर इनपुट टैक्स क्रेडिट, वेदर इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन डक्ट्स एंड मैनहोल्स, वेदर इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन डक्ट्स एंड मैनहोल्स used in network of optical cable fiber, used in what, network of say optical cable fiber, optical cable fiber cables for providing telecommunication service is barred in terms of section 17(5)(c) or D of the CGST Act, read with explanation to section 17 of the CGST Act. तो देखिए जब हम सेक्शन 17(5) ऑफ CGST Act की बात करते हैं कि आपको आईटीसी क्या होगा, किन इन केसेस में अवेलेबल नहीं होगा. 17(5)(b) बोल रहा है, 17(5)(c) बोल रहा है, 17(5)(d) बोल रहा है ये कि आपको वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के रिलेशन में आईटीसी एडमिसिबल नहीं होगा. तो सेक्शन 17(5) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट प्रोवाइड दैट इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल नॉट बी अवेलेबल इंटर एलिया इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग. किसके रिलेशन में आईटीसी एडमिसिबल नहीं हो रहा है, पहला है देखिए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, when supplied for construction of immovable property. Works contract service when supplied for construction of immovable property other than plant and machinery, other than plant and machinery, except where it is an input service, except where it is an input service for further supply of works contract service, except where it's an input service for further supply of works contract service. दूसरा किसके रिलेशन में आईटीसी एडमिसिबल नहीं होगा, गुड्स और सर्विसेज और बोथ. जो भी अपन ने गुड्स लिए, कोई भी सर्विसेज ली खुद ने, किसके लिए, कंस्ट्रक्शन कराने के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी का, भले ही से फैक्ट्री बिल्डिंग आप फर्दर काम में ले रहे हो, किस केस में, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. तो गुड्स और सर्विस और बोथ ये 17(5)(d) है. received by a taxable person for construction of immovable property other than plant and machinery, other than plant and machinery on his own account, including when such goods or service or both are used in course or furtherance of business. तो अब यहाँ पे देखिए, explanation to section 17 of the CGST Act provides that the expression plant and machinery means क्या, apparatus, equipment and machinery fixed to earth by foundation or structural support. Plant and machinery क्या मतलब है, plant and machinery basically means what, apparatus, equipment and machinery fixed to earth by foundation or structural support that are used for providing making outward supply of goods or service or both. इसका क्रेडिट मिल रहा है प्लांट एंड मशीनरी का,
प्लांट एंड मशीनरी में apparatus, equipment and machines fixed to earth by foundation or structural support, and they are used for making outward supply of goods or service or both, and include such foundation and structural support. परंतु प्लांट एंड मशीनरी की एम्बिट से क्या एक्सक्लूड हो गया? बट एक्सक्लूड लैंड, बिल्डिंग और एनी अदर सिविल स्ट्रक्चर. बट एक्सक्लूड लैंड, building or any other civil structure, telecommunication towers and pipelines laid outside the factory premises. Telecommunication towers and pipelines which have been laid outside the factory premises. तो देखिए जो ducts हैं and manholes है, ducts and manholes, they are what basic components for the optical cable fiber. ये basic components है of the optical cable fiber used in providing telecommunication service. The optical cable fiber network is generally laid with the use of, say, PVC ducts and sheets, in which OCF are housed and service connectivity manual, which serves as node of network. They are necessary not only for laying capital optical fiber cable, परंतु वो अपकीप और मेंटेनेंस के लिए भी ये पीवीसी डक्ट्स एंड मतलब जो आपके शीट्स एंड सर्विस कनेक्टिविटी मैनुअल्स काम में आते हैं. In view of explanation in section 17 of the CGST Act, जो ducts and manholes हैं, ये ducts and manholes हैं, they are covered under the definition of plant and machinery. ये किसकी एम्बिट में आ रहे हैं? ये प्लांट एंड मशीनरी की एम्बिट में आ रहे हैं, as they are used as part of OCF network for making क्या? Outward supply of transmission of telecommunication signals from one point to another. तो यहाँ पे क्या बोला गया है? जो ducts and manholes हैं, ducts and manholes, they are covered under the definition of plant and machinery as they are used as part of OCF network for making क्या? Outward supply of transmission of telecommunication signals from one point to another. Moreover, ducts and manholes are used in the network of optical cable fibers, have not been specifically excluded from the definition of plant and machinery. The same has not been specifically excluded from definition of plant and machinery in explanation to section 17 of the CGST Act, as they are neither in the nature of land, building or civil structure, nor are in the nature of, say, telecommunication towers or pipelines laid outside the factory premises. ठीक है, तो fundamentally क्या देखिए, accordingly it is clarified that availment of input tax credit is not restricted, availment of ITC is not restricted in respect of ducts and manholes used in network of optical cable fiber, either under 17.5C and 17.5D. यानी इन्होंने क्लेरिफाई कर दिया है कि आपको इनका ITC मिल जाएगा, ये ब्लॉक्ड क्रेडिट की लिस्ट में नहीं आ रहा है. सेम इज नॉट कवर्ड अंडर द एम्बिट ऑफ लिस्ट ऑफ ब्लॉक्ड क्रेडिट. तो एक तो इसका बोला इन्होंने. एक देखिए नेक्स्ट क्या है, ये है जो डेमो व्हीकल्स होते हैं. देखा आपने, ऑथराइज्ड जो डीलर्स होते हैं कार्स के, ये क्या रखते हैं? डेमो व्हीकल्स रखते हैं, जो कि इससे एक तो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं ये इनके फीचर्स, और दूसरा ये है कि ये टेस्ट ड्राइव्स वगैरह के लिए काम में लिए जाते हैं. अब बात आ रही है कार्स की. कार्स का क्रेडिट 17.5 के अंदर अपन ने देखा ब्लॉक्ड है. जब सीटिंग कैपेसिटी डज नॉट एक्सीड 13% इंक्लूडिंग ड्राइवर, जब सीटिंग कैपेसिटी does not exceed 13% including driver,
ठीक है, तो ये ब्लॉक्ड है, पर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ये क्रेडिट एडमिसिबल है व्हेन दीज कार्स आर यूज फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। कौन सी टैक्सेबल सप्लाई? फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल्स। तो ये जो डेमो व्हीकल्स हैं ये इनडायरेक्टली बेसिकली प्रमोट कर रहे हैं क्या? फर्दर सप्लाई ऑफ मोटर व्हीकल्स। तो यहाँ पे आईटीसी ब्लॉक नहीं होगा, दे विल बी एंटाइटल्ड टू अवेल द इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो देखिए क्लैरिफिकेशन किसके रिलेशन में है? अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट in respect of motor vehicles. The demo vehicles are vehicles which the authorized dealers, for sale of motor vehicles are required to maintain at their sales outlet as per dealership norms. ठीक है, उनको sales outlet पे ये रखने पड़ेंगे as per dealership norms. And they are used for providing trial runs के लिए and for demonstrating features of vehicle to the potential buyers. So ये vehicles जो हैं they are purchased by authorized dealers. Basically किसके लिए काम में आ रहे हैं? एक बार वापस देख लीजिए, ये डीलरशिप नॉर्म्स के हिसाब से they are required to be maintained at sales outlet. They are used for providing trial runs. एक तो ट्रायल रन कर रहे हैं और एक फीचर्स बताने के लिए काम में आ रहे हैं टू पोटेंशियल बायर्स। ये अपन ने देखा। दीज व्हीकल्स आर परचेज बाय ऑथोराइज्ड डीलर्स फ्रॉम व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स अगेंस्ट टैक्स इनवॉइसेस एंड दे आर टिपिकली रिफ्लेक्टेड एज कैपिटल असेट। कैपिटल असेट के फॉर्म में भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द ऑथोराइज्ड डीलर्स। एज पर डीलरशिप नॉर्म्स दीज व्हीकल्स में बी रिक्वायर्ड टू बी हेल्ड फॉर ऑथोराइज्ड बाय द ऑथोराइज्ड डीलर्स एज पर डेमो व्हीकल्स फॉर सर्टेन मैंडेटरी पीरियड and may thereafter be sold by the dealer. They may thereafter be sold by dealer at the WDV and applicable taxes payable at that point of time. तो जब वो WDV बेचेंगे तो जैसे कैपिटल गुड्स बेचते हैं तब टैक्स दे दिया जाएगा। References have been received to issue clarification regarding availability of ITC in respect of the following issues. तो पहली बात है कि क्या उन डेमो व्हीकल्स पे आईटीसी एडमिसिबल होगा क्या उन डेमो व्हीकल्स पे आईटीसी एडमिसिबल होगा क्या जहां व्हीकल की सीटिंग कैपेसिटी डज नॉट एक्सीड 13% इंक्लूडिंग ड्राइवर। ठीक है, तो अब वैसे तो आईटीसी ब्लॉक्ड रहता है, वैसे तो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या रहता है? आईटीसी इज ब्लॉक्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ मोटर व्हीकल्स, इन रिस्पेक्ट ऑफ मोटर व्हीकल्स। ठीक है, परंतु यहां जो 3 केसेस हैं जब वो मोटर व्हीकल जिसकी अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी किससे ज्यादा नहीं हो 13% इंक्लूडिंग ड्राइवर से, किसका? जिसकी अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी किससे ज्यादा नहीं हो 13% इंक्लूडिंग ड्राइवर। तो अब यहां पे देखिए सेक्शन 17(5)A of the CGST Act provides that the ITC shall not be available in respect of motor vehicles for transportation of persons having approved seating capacity of not more than 13% including driver. ठीक है, except when they are used for making the following taxable supplies. यानी इन केसेस में आईटीसी मिल रहा है, इन दीज केसेस आईटीसी इज अवेलेबल। पहला केस क्या है? फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल्स, फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल्स। ओके, दूसरा है ट्रांसपोर्टिंग गुड्स, ट्रांसपोर्टिंग ऑफ पैसेंजर्स, और तीसरा है इम्पार्टिंग ट्रेनिंग और ड्राइविंग ऑफ सच मोटर व्हीकल्स। तो अब यह इंटेंशन ऑफ लॉ एज इट अपीयर्स फ्रॉम द यूज ऑफ एक्सप्रेशन when they are used for making following taxable supplies in 17(5)(A) is to exclude certain cases,
based on the nature of outward supplies being made using the said motor vehicle from the restriction of availment of the ITC in respect of the specified motor vehicles. तो ये इन केसेस में आपको ITC अवेलेबल हो जाएगा, इससे एक्सक्लूड करने की बात है. That is motor vehicles of transportation of persons having approved seating capacity of not more than 13 persons including driver. The taxable supplies permitted for purpose of being excluded from blockage. कौन सी taxable supplies have been permitted to be excluded from blockage? That means what? That in respect of such supplies, ITC shall be admissible. देखिए, the taxable supplies permitted for purpose of being excluded from blockage of the input tax credit as per 17(5) of the CGST Act being further supply of such motor vehicles, transportation of passengers and imparting of training on driving of motor vehicles. As demo vehicles are used by authorized dealers, provide trial run and to demonstrate features of the vehicle to potential buyers, it is quite apparent that demo vehicles cannot be said to be used by authorized dealer for providing taxable supply of transportation of passengers. ये इस काम में तो आ नहीं रहे ना. ये demo vehicles are used for imparting training on driving of such motor vehicles. So इन दो लिस्ट में तो उनको ITC मिल नहीं रहा. Therefore, demo vehicles are not covered in the exclusion specified under 17(5)(a), B and C. Accordingly, it is to be seen whether or not demo vehicles in question can be said to be used for making further supply of motor vehicles. अब जहां तक regarding the provision for blockage of ITC in respect of motor vehicles for transportation of persons having approved seating capacity of not more than 13 persons including driver. The usage क्या use किया है? Such motor vehicles. यहाँ word use किया इन्होंने such motor vehicles instead of said motor vehicle for making further supply of such motor vehicles. ये such word use किया है, said नहीं किया. यानी अगर said किया होता तब तो फिर क्या हो जाता, उसी vehicle की further supply, तब तो रोक सकते थे. पर यहाँ पे वो use नहीं किया है. Instead of said motor vehicle in subclause A of section 17(5)(a implies that जो intention of lawmaker है, जो intention of lawmaker है was not only to exclude from blockage, was not only to exclude from blockage of ITC, यानी ITC मिल जाएगा of the motor vehicle which is itself further supplied, जो कि खुद further supply हो रहा है, but also to exclude from the blockage ITC the motor vehicle which is being used for purpose of further supply of similar type of motor vehicles. As demo vehicles are used by authorized dealers to provide trial run and to demonstrate features of the vehicle to potential buyers, it is helpful, it has the potential buyer to make a decision to purchase a particular kind of motor vehicle. Therefore, जो demo vehicles हैं promote sale of similar type of motor vehicle, ये promote करते हैं sale of similar type of motor vehicle and they can be considered to be used by dealer for making further supply of such motor vehicles. Accordingly, जो input tax credit है in respect of demo vehicles is not blocked. Input tax credit in respect of demo vehicles is not blocked under 17(5)(a). It is excluded from the blockage in the terms of subclause A of said clause. There may be many cases where motor vehicles for transportation of persons having approved seating capacity of not more than 13 persons including driver are used by authorized dealers for purposes other than making further supply of motor vehicles. जैसे transportation staff और management है. अगर demo vehicles are used for transportation of staff या management, then ITC
विल नॉट बी एडमिसिबल, विल नॉट बी एडमिसिबल। तब आईटीसी कैसे मिलेगा? क्योंकि तब ये फर्दर सप्लाई के एम्बिट में नहीं आएगा। इन सच केसेस सेम कैनॉट बी सेट टू बी यूज्ड फॉर मेकिंग फर्दर सप्लाई ऑफ मोटर व्हीकल्स एंड देयरफॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ मोटर व्हीकल्स वुड नॉट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ब्लॉकेज इन टर्म्स ऑफ 17(5)(a। ठीक है, तो आईटीसी उस केस में नहीं मिलेगा। अब कई केसेस में क्या होता है, जैसे मोटर कार मैन्युफैक्चरर है, और ये कार डीलर है। तो कार डीलर है, एक्ट्स एज एन एजेंट, कार डीलर है, ही एक्ट्स एज एन एजेंट, या और सर्विस प्रोवाइडर टू व्हीकल मैन्युफैक्चरर फॉर प्रोवाइडिंग मार्केटिंग सर्विस, including providing facility of vehicle test drive to potential customers of vehicle on behalf of manufacturer. Further, there may be cases where the authorized dealer merely acts as an agent for service provider to the vehicle manufacturer for providing marketing service, including providing facility of vehicle test drive to potential customers of vehicle on behalf of manufacturer. And it is not directly involved in purchase and sale of vehicles. तो यहाँ पे they are not directly involved in purchase and sale of vehicles. In such cases, सेल इनवॉइस जो होती है व्हीकल की डायरेक्टली इशू की जाती है व्हीकल मैन्युफैक्चरर के द्वारा टू द कस्टमर फॉर प्रोवाइडिंग फैसिलिटी ऑफ व्हीकल टेस्ट ड्राइव टू पोटेंशियल कस्टमर ऑफ द व्हीकल, एंड डीलर परचेजेस डेमो व्हीकल्स. डीलर may sell the said demo vehicles to customer after a specified time या kilometers as per agreement with the vehicle manufacturer on payment of applicable GST. In such a case, authorized dealer is merely, यहाँ पे क्या है basically, authorized dealer is merely providing marketing or facilitation services of vehicles manufacturer and is not making supply of motor vehicles on his own account, and it is not making supply of motor vehicles on his own account. Therefore, the said demo vehicles cannot be used by the dealer for making further supply of motor vehicles. तो ये demo vehicles इस केस के अंदर they cannot be said to be used for making further supply of such motor vehicles. इस केस में भी ITC आपको admissible नहीं होगा. Accordingly, in such cases, input tax credit in respect of such demo vehicles would not be excluded from blockage term as per 17(5)(a) of the CGST Act. Therefore, ITC on the same would not be available to the said dealer. उसके बाद है, अगर ये इनपुट टैक्स क्रेडिट की availability of ITC in respect of demo vehicles in cases where such vehicles are capitalized in books of accounts by the authorized person. So, as per section 16(1) of the CGST Act, every registered taxpayer basically is entitled to take input tax credit charged on any supply of goods or service made to him, where goods or services are used in course or furtherance of business of such person, subject to conditions and restrictions as may prescribed and in the manner which is specified. ठीक है. Further, जो goods हैं have been defined in section 2 clause 52 of CGST Act means what? Every kind of movable property other than money and securities, but includes क्या? Actionable claims, growing crops, grass and things attached to and forming the part of land which are agreed to be severed before supply or under contract of supply. कैपिटल गुड्स क्या हो गए? कैपिटल गुड्स को भी डिफाइन किया गया है, गुड्स द वैल्यू ऑफ विच इज कैपिटलाइज्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और जो कि यूज किए जा रहे हैं इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. तो एज मेंशन्ड इन अबव पैरा वी हैव जो डिस्कस किया, डेमो व्हीकल्स आर यूज्ड बाय ऑथराइज्ड डीलर्स टू प्रमोट फर्दर सेल ऑफ मोटर व्हीकल्स ऑफ सिमिलर टाइप एंड देयरफॉर सच व्हीकल appears to be used in course or furtherance of business by authorized dealer. तो ये demo vehicles are used in course or furtherance. Where such vehicles are capitalized in books of accounts by authorized dealers, ये capital goods के ambit में आएंगे and they will be entitled to take the credit of the ITC on the capital goods. ITC on demo vehicles capitalized
in books of accounts shall be admissible as the same are used in course or furtherance of business and provided depreciation is not claimed on GST element. आपने डिप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया हो जीएसटी एलिमेंट, ठीक है। क्योंकि एज पर प्रोविजंस ऑफ 16(1) subject to conditions and restrictions as may prescribe, a recipient of goods is entitled to take ITC in respect of tax charge on inward supply of any goods, and goods include, say, capital goods. Further, section 219 also recognized that capital goods are used or intended to be used in course or furtherance of business. Accordingly, availability of ITC on demo vehicles is not affected by capitalization of such vehicles in the books of accounts, subject to other provisions. However, it is also mentioned that in case of capitalization of demo vehicles, availability of ITC would be subject to provisions of 16(3), which provides that where registered person has claimed depreciation on tax component of the cost of capital goods and plant and machinery under the Income Tax Act, the input tax credit on the said tax component shall not be allowed. ठीक है, अगर आप depreciation claim करते हो तो ITC on the said tax component will not be allowed. It's further mentioned that in case of demo vehicles which is capitalized subsequently sold, तो capital goods जिसका आप subsequent sale करते हो तो टैक्स आपको देना होगा। एक तो जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है या जो भी आपने आईटीसी लिया डेप्रिसिएट करो उसको 5% पर क्वार्टर और पार्ट दे रहा हो उसके हिसाब से ऑफ यूज, और ऐसे हिसाब से आपको वो टैक्स देना होगा। तो डेमो व्हीकल्स पे आपको आईटीसी क्या है, एडमिसिबल हो जाएगा। अब एक और क्लैरिफिकेशन बोर्ड ने जारी किया है, किसके रिलेशन में, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के रिलेशन में। अब अपन ने देखा कि भाई लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलिसीज है। एक तो है ओनली रिस्क कवर पॉलिसी, एक तो होती है ओनली रिस्क कवर पॉलिसी, पढ़ा था ना वैल्यूएशन वाले चैप्टर में। यहाँ तो पूरे प्रीमियम पे जीएसटी लगता है। और एक होता है अपने वेरिएबल पॉलिसीज, यानी ड्यूअल बेनिफिट है एक तरह से। यहाँ क्या हो रहा है, रिस्क कवर भी हो रहा है प्लस आपके इन्वेस्टमेंट्स भी किए जा रहे हैं। तब इश्यू ये अराइज हुआ कि जब ये ड्यूअल बेनिफिट पॉलिसी है, ठीक है, और प्रीमियम चार्ज किया गया सपोज करो 1 लाख रुपीज, और 80% ऑफ द अमाउंट इज एलोकेटेड टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स। 80,000 रुपए का अमाउंट एलोकेट किया गया टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स, और 20,000 रुपए एक तरह से क्या है जिस पे जीएसटी चार्ज किया जा रहा है एट रेट ऑफ 18%। तो बात ये आई कि भाई अब आईटीसी में यहां पूरा आईटीसी मिले या नहीं मिले, किसको, जो इंश्योरेंस कंपनी है जो भी वो आईटीसी लेना चाहती, क्या ये एग्जेम्प्ट सप्लाई की एम्बिट में आ रहा है, क्या उनके हिसाब से ये एग्जेम्प्ट सप्लाई हो गई टू द एक्सटेंट जब इस पे जीएसटी नहीं दिया गया। तो इसके लिए डिपार्टमेंट ने क्लैरिफिकेशन दिया कि भाई आपको आईटीसी रिवर्सल कब करना पड़ता है, अपोर्शनमेंट आईटीसी कब करना पड़ता है, जब आप टैक्सेबल सप्लाईज और एग्जेम्प्ट सप्लाईज बिजनेस या नॉन बिजनेस यूज के लिए कर रहे हो काम। अब यहां पे जो आपने पॉलिसी ली है वो जो लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस है, ये जो आप पॉलिसी ले रहे हो ये तो टैक्सेबल सप्लाई की एम्बिट में आ रहा है, ये टैक्सेबल सप्लाई की एम्बिट में आ रहा है। ये दो राय नहीं है कि ये सप्लाई क्या है, टैक्सेबल है। और ये सिर्फ क्या है, वैल्यूएशन का मैकेनिज्म है।
तो वैल्यूएशन का मैकेनिज्म है कि इतने अमाउंट जो इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स है इनको इंक्लूड नहीं किया जाए वैल्यू ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन करने के लिए, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन करने के लिए ये वैल्यू में इंक्लूड नहीं किया जाए। तो अब ये सप्लाई क्या है, एग्जेम्प्ट सप्लाई नहीं बन जाती है, सिंस सर्टेन पोर्शन of the amount of consideration is not included for computing the value of taxable supply, the value of taxable supply, the said supply will not become क्या, will not become exempt supply। क्योंकि exempt supply में क्या होता है, वो सप्लाई जो या तो wholly exempt from tax हो, ऐसा तो है ही नहीं है केस, या फिर वो सप्लाई जो नील रेटेड हो, ये भी नहीं है, वो सप्लाई जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई हो, वो भी नहीं है। तो फंडामेंटली ये सप्लाई क्या है, टैक्सेबल सप्लाई मानी जाती है और यहाँ रिवर्सल इनपुट टैक्स क्रेडिट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, नो नीड टू रिवर्स द आईटीसी। तो देखिए दिस इज डीलिंग विद व्हाट, द क्लैरिफिकेशन ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्लैरिफिकेशन ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ रिवर्सल ऑफ आईटीसी in respect of portion of premium for life insurance policies which are say not included in the taxable value। तो इशू देखिए क्या है अंडर कंसिडरेशन, इशू क्या है अंडर कंसिडरेशन, वेदर द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, whether the amount of insurance premium which is not included in the taxable value, which is not included in the taxable value as per rule 32(4) of the CGST rules applicable for life insurance business shall be treated as pertaining to non-taxable supply या exempt supply। क्या ये इसको नॉन टैक्सेबल सप्लाई या exempt सप्लाई के एम्बिट में लिया जाए फॉर द पर्पज ऑफ रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 17(1) ऑफ द CGST एक्ट रेड विद रूल 42 एंड 43। तो सबसे पहले तो इन्होंने सेक्शन 2 क्लॉज 11 में जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को डिफाइन किया है वो लिया कि भाई लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस बेसिकली क्या होता है, भाई वी आर कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड बिटवीन द इंश्योरेंस कंपनी एंड द इंश्योर्ड कि भाई हम प्रीमियम आपको दे रहे हैं और आप हमारी रिस्क को क्या है कवर करोगे। और इसमें एन्यूटी पॉलिसीज भी शामिल है। तो बेसिकली व्हाट लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस मींस व्हाट, बिजनेस ऑफ इफेक्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस अपॉन ह्यूमन लाइफ इंक्लूडिंग एनी कॉन्ट्रैक्ट whereby the payment of money is assured on death except when the death occurred by accident only, payment of money is assured on death or becoming on the happening of any contingency dependent on human life, or any contract which is subject to payment of premium for term dependent on human life and shall be deemed to include what, granting of disability and say double या triple indemnity accident benefits अगर same has been provided in contract of insurance, granting of annuities upon human life and granting of superannuation allowance benefit payable out of any fund applicable solely to relief and maintenance of person engaged or who have been engaged in any particular profession, trade or employment or the dependents of such person। तो कहने का मतलब ये है, ये लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस का मतलब है। उसके अलावा देखिए इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया फॉर रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज हियर बाय डिक्लेयर्ड दैट लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस shall include any unit linked life insurance policy, unit linked insurance policy, तो ये लाइफ इंश्योरेंस की एम्बिट में आ रही है, और स्क्रिप्ट्स और एनी सच इंस्ट्रूमेंट और यूनिट बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड विच प्रोवाइड्स अ कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड कंपोनेंट ऑफ इंश्योरेंस इशूड बाय इंश्योरर। ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इंक्लूड्स एनी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी और से एनी such instrument or unit by whatever name called which provides a component of investment and component of
इंश्योरेंस इशूड बाय इंश्योरर रेफर्ड टू इन क्लॉज 9 ऑफ दिस सेक्शन। ठीक है, अब बेसिकली क्या है, जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है, दे आर प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ इंश्योरिंग लाइफ ऑफ द इंश्योर्ड। लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज क्या कर रही हैं, दे आर बेसिकली प्रोवाइडिंग व्हाट, सर्विस ऑफ से इंश्योरिंग द लाइफ ऑफ द इंश्योर्ड, एंड इन रिटर्न दे आर चार्जिंग कंसिडरेशन इन फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, प्रीमियम चार्ज कर रही है। नंबर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज आर प्रोवाइडिंग पॉलिसीज जिसमें क्या है, कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है इन एडिशन टू व्हाट, कंपोनेंट ऑफ रिस्क कवर ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, फंडामेंटली ये एन्यूटी पॉलिसीज हो गई, जहाँ मतलब यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज हो गई। अकॉर्डिंगली इन सच केसेस द प्रीमियम चार्ज ऑल्सो इंक्लूड्स कंपोनेंट विच इज अलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स ऑन बिहाफ ऑफ द पॉलिसी होल्डर। As per the definition of life insurance business provided in section 211 of the Insurance Act, life insurance business includes any unit linked insurance policies, scripts या other instruments or units by whatever name called, which provides component of investment and component of insurance issued by insurer। तो इसलिए ये जो पॉलिसी है, इस तरह की जो पॉलिसी है, which includes component of investment along with component of risk cover for life insurance is also covered under life insurance business. It is mentioned that the value of supply of services in relation to life insurance business, valuation कैसे होगा, as per provisions of rule 32(4) of the CGST rules, the said sub rule provides the value of supply of service in respect of life insurance business is primarily determined by deducting क्या, value of supply निकाली जा रही है। value of supply कैसे निकाली जा रही है, by primarily deducting the amount of premium allocated for investments and savings on behalf of policyholder from gross premium charged from the policyholder. The said sub rule also provides what, for determination of value of such services based on certain percentage of the gross premium in other say situations। अपन ने देखा 12.5% या 10%, ये क्या है, वैल्यू ले ली जाए। ठीक है, देखी थी ना आपने रूल 32(4) के अंदर, ध्यान था ना। एक तो था सिंगल प्रीमियम एन्यूटी पॉलिसी, कितनी वैल्यू थी वहां, 10% थी ऑफ द प्रीमियम। ठीक है, और जो आपके रिन्यूअल पॉलिसीज थी उनमें कितना था भैया, ध्यान है, 25% फर्स्ट ईयर में, और बाद में कितना था, 12.5% सब्सिक्वेंट ईयर्स में। ध्यान है, वैल्यूएशन का मैकेनिज्म था, ड्यूअल बेनिफिट जो पॉलिसीज है ये। तो अब बोल रहे 10% है या 25% है या 12.5% है या वॉट एवर प्रीमियम इस चार्ज, उसमें से अमाउंट अलोकेटेड टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, द सेट सब रूल ऑल्सो प्रोवाइड्स that for the determination of value of supply of such services based on certain percentage of gross premium in other situations. However, where the entire premium is only towards the risk cover, entire premium सिर्फ risk cover के लिए है, to of life insurance, ठीक है, in life insurance value is not required to be determined under the said sub rule. In such case पूरा का पूरा consideration जो है gross premium इट्स टुवर्ड्स द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। नाउ अब बात आती है एग्जेम्प्ट सप्लाई की। तो इशू तो ये था ना कि क्या ये एग्जेम्प्ट सप्लाई की एम्बिट में आके रिवर्सल की रिक्वायरमेंट है क्या 42-43 के अनुसार। तो एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 47 ऑफ द CGST एक्ट, एग्जेम्प्ट सप्लाई क्या है, एग्जेम्प्ट सप्लाई मीन्स सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विस और बोथ, सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विस और बोथ विच अट्रैक्ट्स नील रेट ऑफ टैक्स और विच में बी होल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन which attracts a nil rate of tax, या फिर वो क्या है, wholly exempt है under section 11 या under section 6 of the IGST Act, or it includes a non-taxable supply. So the said definition of exempt supply has the following 3 limbs. कौन से 3 limbs हो गए, supply of service which is nil rated, एक तो nil rated हो गई, एक क्या हो गई जो wholly exempt हो गई CGST Act और IGST Act,
और एक नॉन टैक्सेबल सप्लाई हो गई। फर्दर नॉन टैक्सेबल सप्लाई क्या हो गई? वो सप्लाई हो गई गुड्स और सर्विसेज की जो पड़ा हुआ है विच इज नॉट लेविएबल टू टैक्स अंडर द CGST एक्ट और दी अंडर द IGST एक्ट। अब अपन बात करते हैं जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस की है, तो वो ना तो निल रेटेड में आ रही है, ना वो होल्ली एग्जेम्प्ट में आ रही है, ना ही वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई में आ रही है। तो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस की जो सप्लाई है वो क्या है? टैक्सेबल सप्लाई है। इट्स मेंशन्ड दैट देयर इज नो डाउट about the taxability of supply of services of providing life insurance services, okay, by insurance company to insured या policy holder. But the only issue is regarding the treatment of the amount of premium. Issue क्या है? Only issue is what? Regarding the treatment of the amount of premium which is not included in the taxable value of supply as determined under 32(4) of the CGST rules. So जो services है of providing life insurance cover is neither nil rated. जो सर्विसेज है ऑफ प्रोवाइडिंग लाइफ इंश्योरेंस कवर ये ना तो निल रेटेड है, ना ही ये क्या है एग्जेम्प्ट है, उसके अलावा ना ही ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, क्योंकि नॉन टैक्सेबल सप्लाई तो तभी होती है ना व्हेन द टैक्स इज नॉट लेविएबल अंडर द CGST एक्ट और IGST एक्ट. सो इट्स नॉट अ केस वेयर the tax is not leviable on supply of life insurance services provided by life insurance company to the insured या policy holder. Value of said supply of service in respect of life insurance business as determined under 32(4) may not include some portion of gross premium as per the methodology provided in the said rule. So this portion of premium which is not included in taxable value as per rule 32(4) of the CGST rules is neither nil rated nor it is wholly exempted from tax under section 11 and nor it's a non taxable supply. तो कहने का मतलब क्या है? ना तो वो निल रेटेड है, ना होली एग्जेम्प्ट है, ना नॉन टैक्सेबल है, इसलिए 42 तो अप्लाई हो ही नहीं सकता, 42, 43 अप्लाई नहीं होगा. Therefore, just because the some amount of consideration is not included in the value of taxable supply as per the provisions of the statute, it cannot be said that portion of consideration becomes attributable to क्या? Non-taxable or say exempt supply. So further rule 42 of the CGST rules provides for reversal of ITC in certain scenarios. Reversal of ITC in certain scenarios, and as per the said rule, only ITC which attracts provisions of section 17(1) or 17(2) of CGST Act need to be determined and reversed thereof. ठीक है? Further, section 17(1) or 2 of the CGST Act restricts the amount of credit only in case registered person is using what? The goods or service for business and non-business and or other purposes and partly for making taxable and exempt supply. तो ना तो अपना केस partly taxable, partly exempt में नहीं आ रहा, business non-business में नहीं आ रहा, तो यहाँ पे portion of premium which is not includable in taxable value as per 32(4) of CGST rules cannot be considered pertaining to what? An exempt supply. In this view, it is clarified that the amount of premium for taxable life insurance policies which is not included in the taxable value determined under 32(4) of the CGST rules, they cannot be considered to be pertaining to non-taxable exempt supply, and therefore there is no need of reversal of ITC as per the provisions of 42 or 43 of the CGST rules read with section 17(1) and 17(2) of the CGST Act in respect of the said amount. तो क्रक्स यही ध्यान में रखिएगा कि जो भी अमाउंट ऑफ प्रीमियम है फॉर टैक्सेबल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज जो कि भले से टैक्सेबल वैल्यू के अंदर इंक्लूड नहीं हो रहा, ये नॉन टैक्सेबल एग्जेम्प्ट सप्लाई के एम्बिट में नहीं आएगा, अतः कोई रिक्वायरमेंट नहीं है किसकी? रिवर्सल ऑफ आईटीसी की. अतः कोई रिक्वायरमेंट नहीं है रिवर्सल ऑफ आईटीसी. ठीक है, तो ये अभी अपन ने एक और सर्कुलर